प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे चरण के मतदान के बीच पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने की गारंटी दी है। वाराणसी में रोड शो से पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में उन्होंने चुनावी रैली की और सीधे पाकिस्तान को निशाने पर ले लिया। पहले आप पीएम मोदी का वो बयान सुनिए जिससे पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है। ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। मोदी सरकार के टॉप 4 मिनिस्टर पिछले कुछ दिनों से पीओके को लेकर के लगातार इस्लामाबाद को सख्त संदेश दे रहे हैं। पीएम ने जो कहा आपने सुन लिया, वो पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने की बात कह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि पीओके भारत का है और रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि पीओके भारत के साथ रहना चाहता है, वहां के लोग हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज फिर से यह भरोसा दिया है कि एक दिन आएगा जब पीओके को पाकिस्तान से आजाद कराएंगे और उसे भारत का हिस्सा बनाएंगे। पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान चुनावी माहौल के बीच जरूर आया है, लेकिन यह बयान इस्लामाबाद में हलचल बढ़ाने वाला है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं और खासकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जिस तरह की जनता आजादी के लिए जबरदस्त आंदोलन चला रही है, इसे देखते हुए कहीं पीएम मोदी बड़ा कूटनीतिक संदेश तो नहीं दे रहे। चुनावी मंच से कहीं पीओके में तिरंगा फहराने की गारंटी तो नहीं दी जा रही है। आज मोदी, जयशंकर और योगी, बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने एक साथ पाकिस्तान पर हमला बोला है और यह हमला तब हो रहा है जब पीओके में बगावत को दबाने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हालात संभल नहीं रहे। अब आपको पीएम मोदी के पाकिस्तान वाले पंच का सियासी मतलब भी समझना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिएगा। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। 8 दिन पहले की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए मोदी सरकार को चेतावनी दी थी। परमाणु बम का जिक्र करते हुए फारूक ने कहा था पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। पाकिस्तान के परमाणु बम को हवा बताने वाले फारूक को पीएम मोदी और उनकी पार्टी ने जवाब तो दिया था, लेकिन तब बात सिर्फ परमाणु बम तक ही हुई थी। आज पीएम मोदी एक कदम आगे बढ़ गए। इंडिया गठबंधन को इस्लामाबाद प्रेमी साबित करते करते पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने की गारंटी दे गए। जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पिछले 4 दिनों से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आटा और बिजली की किल्लत ने पीओके के सब्र का बांध तोड़ दिया है। वो आजादी की मांग कर रहे हैं। 7 दशक से पाकिस्तानी सेना का जुल्म सहते सहते उनकी सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी है।
जनता के आंदोलन को रौंदने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों प्लानिंग में जुटे हैं। मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद तक जो कुछ हो रहा है उस पर भारत की पैनी नजर है। हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए मारा पीटी हो रही है। पाक अधिकृत कश्मीर में लगातार आंदोलन चल रहे, कह रहे कि हमें भारत का हिस्सा बनाइए, क्योंकि भारत में मोदी जी का शासन है। 2024 के चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा जिस तरह जोर शोर से उठा है उसे लेकर इस्लामाबाद पहले से ही बेचैन है और पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक बयानों के जरिए पाकिस्तान की बेचैनी लगातार बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीओके के लोग ये भी तो देख रहे हैं कि भारत ने कश्मीर को कैसे संवारने का काम किया है, वहां के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का काम किया है। देश हित में अच्छी खबर यह भी है कि हमारा कश्मीर धरती की जन्नत से अब लोकतंत्र की जन्नत भी बनता जा रहा है। कश्मीर में कुल 3 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से एक श्रीनगर लोकसभा सीट है जहां आज चौथे चरण में मतदान हुआ। पहले के चुनाव के मुकाबले काफी संख्या में लोगों ने वोटिंग की। 17.5 लाख मतदाता हैं। श्रीनगर लोकसभा सीट में डाउनटाउन इलाका, गांदरबल, शोपियां, पुलवामा और बड़गाम जैसे क्षेत्र भी आते हैं जो काफी समय तक आतंक से प्रभावित रहे हैं। इस बार श्रीनगर लोकसभा सीट पर शाम 5 बजे तक 36% वोटिंग हुई। इस वोटिंग को आप इसलिए भी बेहतर मान सकते हैं क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 14% वोटिंग हुई थी। श्रीनगर में मुख्य मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच है। अब आपको हम देश के चुनाव में कश्मीर के उत्साह की पिक्चर दिखाना चाहते हैं। पहली बार मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 30-32 साल के बाद ऐसा माहौल मैंने देखा है और ये माहौल बदलाव की तरफ है इंशाल्लाह। उस नुमाइंदे को मैं वोट दूं जो हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारे जो स्टेट के लिए अच्छा करेंगे। इंशाल्लाह तो तरक्की होगी, खुदा ताला करेगा। वो ऐसी गवर्नमेंट आए वो हर किसी की सुने। और कश्मीरी पंडित समाज के जो लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो वोट डालें। पहली बार मुझे इतनी खुशी हुई है वोट डाल के। मुझे धड़कने पहले मैं सोच रहा कि मैं कैसा क्या वोट डालूं कि मुझे पता नहीं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने वोट डाला। हम लोगों को समझ आया है कि मतदान ही एक रास्ता है जो एक आम आदमी को ताकत देता है। पाकिस्तान, पीओके, मुस्लिम आरक्षण, वोट जिहाद, न जाने अब तक कितने मुद्दे इस चुनाव में आ चुके हैं। अब मैं आपको एक मौलाना का वायरल बयान सुनाना चाहता हूं जो मस्जिद घूमकर वोटिंग से पहले लोगों को यह कहकर डरा रहे थे कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो चुनाव के बाद भारत में कत्लेआम मचेगा। पहले आप ये डरावना बयान सुनिए, उसके बाद आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे एक मुस्लिम बेटी ने ऐसे मौलानाओं को बूथ पर जाकर जवाब दिया है। इलेक्शन को दीन से हटकर कोई काम मत समझिएगा। ये मत समझिएगा कहीं आप में कोई ऐसा बैठा हो कि आज हजरत ने मस्जिद में इलेक्शन का जिक्र कर दिया। आपको नहीं मालूम इस इलेक्शन के नतीजे अगर गलत निकल आए तो फिर क्या होगा आप समझ भी नहीं सकते। जुल्म की नदियां बहेंगी, कत्लेआम होगा, जेल छोटे पड़ जाएंगे और अल्लाह जाने क्या क्या होगा। और इंशाअल्लाह ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मौलाना सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। इनका मैसेज साफ है,
वो मोदी का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ कर रहे हैं। वो अपने समर्थकों को डरा रहे हैं, उकसा रहे हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि अगर मोदी सरकार आ गई तो देश में कत्लेआम मच जाएगा, जुल्म की नदियां बहेंगी, जेल छोटे पड़ जाएंगे। क्या मौलाना ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार तीसरी बार बन गई तो मुस्लिमों का कत्लेआम होगा, मुसलमानों पर जुल्म बढ़ेंगे, चुन चुनकर मुसलमानों को जेल में डाल दिया जाएगा? देश हित में हम मौलाना सज्जाद नोमानी से कहना चाहते हैं कि इस देश के ज्यादातर मुसलमान उनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाले, और इस बात का प्रमाण आपको हमारी इस रिपोर्ट से मिल जाएगा। इलेक्शन को दीन से हटकर कोई काम मत समझिएगा। वो इलेक्शन के दिन में आप सब पहले से अपनी जमातें बना लीजिए। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। जुल्म की नदियां बहेंगी, कत्लेआम होगा। एक तरफ मौलाना सज्जाद नोमानी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता होने के नाते मुस्लिम समुदाय में बहुत लोग ऐसे होंगे जो इन्हें नाम और चेहरे से जानते होंगे, लेकिन दूसरी तरफ जिस मुस्लिम लड़की को आप देख रहे हैं उसे उसके परिवार, स्कूल, कॉलोनी और गांव के अलावा शायद ही कोई जानता हो। लेकिन इसने जो बात कही है उसे मौलाना सज्जाद और उनके अंध भक्त बहुत समय तक याद रखेंगे, क्योंकि इस लड़की ने मौलाना के वोट जिहाद का गुब्बारा फोड़ दिया है। सामाजिक को विकास हो और हमारे नेता अच्छे होने चाहिए। जो कार्य हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं और लड़कियों के लिए जो ज्यादा छूट मिल रही। अश्मी बानो उत्तर प्रदेश के मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र की रहने वाली हैं। ये हर कोई जानता है कि यूपी में योगी सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार। दोनों सरकारें बीजेपी की हैं, और फिर भी अगर अश्मी बानो ये कह रही हैं कि काम अच्छे हो रहे हैं, लड़कियों को फायदा मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये आप भी समझ सकते हैं और मौलाना सज्जाद नोमानी भी, जो मस्जिद में बैठकर मुसलमानों को वोट देने के लिए प्रेरित तो कर रहे थे, लेकिन उनका तरीका भड़काऊ था, और यही भड़काऊ तरीका देश हित के खिलाफ है। वो इलेक्शन के दिन में आप सब पहले से अपनी जमातें बना लीजिए, अपनी कमेटियां बना लीजिए, हर मोहल्ले के एतबार से और बूथ के जिम्मेदार होने के एतबार से एक एक वोटर मर्द और औरत को इज्जत के साथ ले जाकर वोट डलवाइए। इंशाल्लाह करेंगे। इलेक्शन को दीन से हटकर कोई काम मत समझिएगा। ये मत समझिएगा कहीं आप में कोई ऐसा बैठा हो कि आज हजरत ने मस्जिद में इलेक्शन का जिक्र कर दिया। आपको नहीं मालूम इस इलेक्शन के नतीजे अगर गलत निकल आए तो फिर क्या होगा आप समझ भी नहीं सकते। जुल्म की नदियां बहेंगी, कत्लेआम होगा, जेल छोटे पड़ जाएंगे और अल्लाह जाने क्या क्या होगा, और इंशाल्लाह ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मौलाना की एक बात तो अच्छी है, ये वोट देने से नहीं रोक रहे, सबको कह रहे हैं वोट दो। इससे चुनाव आयोग भी खुश होगा, लेकिन जिस तरह से मौलाना ने गलत नतीजे आने पर कत्लेआम का डर दिखाया, ऐसी सोच देश के लिए खतरनाक है, और ऐसी कट्टरपंथी सोच के खिलाफ अब मुस्लिम बेटियां ही आवाज बुलंद कर रही हैं। मौलाना साहब, आपके लिए एक और मैसेज है। थोड़ी बहुत सोच बदली अभी है। कभी जो लड़कियों को थोड़ा रोक टोक लगाते हैं, मुस्लिमों के बाहर नहीं जाना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए, भी समाज की सोच जो है उसे बदलनी चाहिए। मौलाना सज्जाद जिस तरह की बात कर रहे हैं उसे ही वोट जिहाद कहते हैं, जिसका जिक्र सबसे पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने किया था, और उसके बाद पीएम मोदी ने उसे बड़ा मुद्दा बनाया था। यहाँ के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि वोट जिहाद का दांव चला या देश की जनता ने ऐसी कोशिश को नकार दिया। यूपी के मिश्रिख से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सज्जाद नोमानी आदतन एक भड़काऊ मौलाना है, और पढ़े लिखे होने के बाद भी इनके विचार कभी कभी बेहद खतरनाक हो जाते हैं। चलिए राहुल गांधी अखिलेश यादव की बात करते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचाने वाले ये मौलाना
कि सिर्फ 2 बातें आप समझेंगे तो पता चलेगा कि ये कितने अव्वल दर्जे के कट्टरपंथी हैं। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो इन्होंने कहा था कि भारतीय मुसलमानों की तरफ से आपको सलाम, यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों के खलीफा बनकर इन्होंने लखनऊ में बैठकर तालिबान को सलाम किया था। देश में जब हिजाब विवाद चल रहा था तो कुरान की पाठशाला चलाने वाले मौलाना सज्जाद अचानक रामायण लेकर प्रकट हो गए। इन्होंने कहा था कि सीता पर्दे में रहीं, इसीलिए लक्ष्मण उन्हें कभी देख ही नहीं पाए। तो ऐसे हैं सज्जाद। आपको काशी विश्वनाथ की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर में इस वक्त वो मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। जो महिलाएं घर में लाचार रहती थी उनको घर घर रोजगार मिल रहा है। हम लोग कल रात से ही, जैसे घर में शादी होती है और हम लोग जगह में जागते हैं, उसी तरह हम लोगों ने रात में जाग के पूरी ये तैयारियां की हैं। मोदी जी हमारे भाई हैं। भाई के लिए मैंने फूल लेकर खड़े हैं स्वागत के लिए कि मेरे भाई आए, हम थोड़ा मिल लें। तस्वीरें सब बयां कर रही हैं। तो आज 2024 लोकसभा चुनाव के 4 चरण का मतदान पूरा हो गया। आज 96 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी 4 चरण को मिलाकर के 543 में से 379 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। अब सिर्फ 3 चरण बचे हैं। चौथे चरण में करीब 63% वोटिंग हुई है। चौथे चरण में बड़े चेहरों वाली सीट यानी कि हाई प्रोफाइल सीट पर वोटिंग कैसी रही, इसका अपडेट अब आपको देते हैं। कुछ देर में नया आंकड़ा चुनाव आयोग की ओर से आने वाला है। फिलहाल हमारे पास शाम 5 बजे तक की वोटिंग का आंकड़ा है। हैदराबाद में शाम 5 बजे तक 39% मतदान दर्ज हुआ है। यह सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, जहां असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की माधवी लता आमने सामने हैं। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और क्रिकेटर यूसुफ पठान टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां 75% वोटिंग हुई है। कृष्णा नगर में 77% वोटिंग हुई है। यहां बीजेपी ने राजमाता अमृता राय को टीएमसी की महुआ मोइत्रा के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। आसनसोल में मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां शाम 6 बजे तक 69% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहां 59% मतदान हुआ है। और बिहार के बेगूसराय से बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। वहां शाम 5 बजे तक 54% वोटिंग की खबर आ चुकी है। कश्मीर के बाद, अब से कुछ देर पहले हमने कश्मीर की बात की थी, अब हैदराबाद की बात करते हैं, जहां बुर्के को लेकर सियासी बवाल वोटिंग के दौरान छिड़ गया। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का सपना है कि देश में बुर्का पहने हुए महिलाएं प्रधानमंत्री बने। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने एक तस्वीर से हंगामा खड़ा कर दिया। माधवी लता बुर्के में वोट देने पहुंची महिलाओं का वोटर आईडी चेक कर रही थी। उनका बुर्का उठवाकर उनकी पहचान जानने की कोशिश हो रही थी। बस विवाद को हवा यहीं से लग गई। पोलिंग बूथ पर जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दी, इसके बाद सियासत गर्मा गई। यह मामला तूल पकड़ चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले माधवी लता ओवैसी पर बोगस वोटों से जीतने का आरोप लगा चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने ओवैसी के पास 6,20,000 बोगस वोट होने का दावा किया था। आज भी माधवी लता ने दावा किया है कि हैदराबाद के 90% बूथों पर गड़बड़ी हुई है। दूसरी ओर ओवैसी भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि एक दिन हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। हैदराबाद में मतदाता अपने मन की बात ईवीएम में दर्ज करा चुके हैं। हैदराबाद में वोटिंग बहुत सुस्त रही। आखिरी जानकारी मिलने तक
आप मान लीजिए 39% वहां पर मतदान हुआ है। मैं डरने वाली नहीं हूँ, वो कितने भी तादाद में आने दो। हैदराबाद में वोटिंग हुई। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कतार में रहकर वोट डाला, जबकि बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के एक वीडियो ने सियासी उफान खड़ा कर दिया। आखिरकार मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठाकर उनकी पहचान चेक करने के मामले में हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हो गया, जबकि माधवी लता आरोप लगा रही हैं कि हैदराबाद के 90% बूथों पर गड़बड़ी हुई है। उन्होंने सफाई भी दी है कि एक प्रत्याशी होने के नाते ID चेक करना उनका अधिकार है। 90% of the booths have got compromised. This is what is happening. Police do not want to instruct female constables to check the face and with the voter ID. When I'm requesting the police officer, he says it is not his responsibility. यहाँ का पुलिस का जुल्म है हमारे ऊपर। भैया मैं कैंडिडेट हूँ और as per law candidate has a right to check the identity card with the face without the face mask. I'm not a male, I'm a female. माधवी लता पर धारा 171C यानी चुनाव में गलत प्रभाव डालना, धारा 186 मतलब सरकारी काम में बाधा डालना, धारा 505(1)C यानी सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान और धारा 132 यानी विद्रोह के लिए उकसाना जैसे आरोप लगे हैं। दूसरी ओर भारत की पहली मुस्लिम PM हिजाब वाली हो, ऐसा सपना देखने वाले ओवैसी आज इत्मीनान से दिखे। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। वोटिंग से एक दिन पहले भी ओवैसी क्रिकेट खेलते दिखाई दिए थे। ओवैसी और माधवी लता की हैदराबाद में सियासी जंग पूरे चुनाव में अब तक सबसे ज्यादा छाई रही है। आप एक तीर फेंकते मस्जिद तरफ, ये बोल रहे ये करेंगे, फिर बोल रहे वोट दिए तो पाकिस्तान को वोट दिए। ये अकबरुद्दीन, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग रोहिंग्या जैसे लोगों को उठा के लेके आते हैं। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। ये असदुद्दीन अकबरुद्दीन हैदराबाद में ऐसा कुछ भी बात करके लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इनके काले करतूते इतने ज्यादा है, लोग तंग आ चुके हैं। वैसे मतदान के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चौथे चरण के मतदान के बीच जमकर चाटेबाजी हो गई। आपको बता दें कि YRS-CP के नेता और वोट देने आए व्यक्ति के बीच चाटेबाजी हो गई। इस मारपीट में वोट देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोग भी इस झड़प को रोकने के लिए बीच में कूदे। कुछ महिलाएं भी उनके मतदान केंद्र पर बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही मारपीट शुरू हुई सब के सब वहां से भाग खड़े हुए। जाहिर है चौथे चरण के चुनाव के बाद भी चुनावी जंग इसी तरह से जारी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल में चुनाव का चौथा चरण था और चौथे चरण की हिंसा जो हुई है दोनों ही सुर्खियों में है। चुनाव के पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक यहां हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। बम्पर वोटिंग के बीच बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हिंसा की खबरें आई। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये कैसे हिंसा की गवाही दे रही हैं। पश्चिम बर्धमान में दुर्गापुर में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में हिंसक भिड़ंत हो गई। दुर्गापुर में दिलीप घोष के साथ तृणमूल कार्यकर्ताओं की बहस छिड़ गई, जबकि बहरामपुर में पुलिस ने इस शख्स को थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया। बर्धमान में भी टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया है। इसके अलावा बोलपुर में टीएमसी कार्यकर्ता वोटर का हाथ पकड़कर वोट डलवाता हुआ नजर आया। बंगाल के चुनाव में बमबाजी, हत्या, आगजनी, मारपीट ये सभी शब्द कम पड़ते जाएंगे, लेकिन हिंसा यहां चुनावों का हिस्सा बन चुकी है। जुबानी जंग, भड़काऊ भाषण भी बंगाल के चुनाव की पहचान बन चुके हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये खास रिपोर्ट बताएगी आपको। पश्चिम बंगाल में चुनाव का चौथा चरण, बम्पर वोटिंग, लेकिन उससे भी ज्यादा हिंसा की तस्वीरें।
चौथे चरण में यहाँ की 8 सीटों पर वोट डालने लोग घरों से तो निकले, लेकिन केंद्रीय बलों की 596 कंपनियां भी मानो इन सीटों पर चुनाव कराने के लिए कम पड़ती दिखी हों। आज पश्चिम बंगाल की जिन लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, ये सभी हिंसा प्रभावित सीटें रहीं। ये तस्वीरें बर्दवान के केतो ग्राम की हैं। यहाँ मिंटू शेख पार्टी का काम खत्म कर वापस घर लौट रहे थे, लेकिन उन पर बमों से हमला हो गया और उनकी जान चली गई। मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और ये तस्वीरें दुर्गापुर की, जहां बीजेपी नेता दिलीप घोष पहुंचे तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं से उनकी बहस छिड़ गई। उनकी गाड़ी रोक ली गई और नाराज टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी। और ये है बहरामपुर। यहाँ कांग्रेस ने टीएमसी और राज्य पुलिस के खिलाफ तनाव पैदा करने के आरोप लगाए। जब ये सब कैमरे में दिखने लगा तो पुलिस वाले खुद को बेगुनाह बताने के लिए इस युवक को थप्पड़ और लाठियां मारने लगे। और ये है नदिया का पलाशी पाड़ा, जहां वोटर ने आरोप लगाया कि टीएमसी के बटन दबाने पर बीजेपी को वोट जा रहा है। वहां कुछ समय के लिए चुनाव रोकना भी पड़ा तो कहीं वोटरों को लालच देकर बरगलाने के आरोप भी लगते दिखे। अब चलते हैं बीरभूम, जहां ड्यूटी करने के दौरान एक बीएसएफ के जवान की मौत हो गई। हिंसा के साथ साथ नेताओं की जुबानी जंग भी इस दौरान जारी रही। हमारी सिक्योरिटी की गाड़ी टूटी, सिक्योरिटी के सर फूटी, दोनों का चोट लगा है। तो ये जो हिंसा है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स पॉलिटिक्स में, इसका उसका उदाहरण है। दिलीप घोष तो खुद ही चाहते थे कि गड़बड़ हो, कुछ हिंसा हो। वो तो यही चाहते, क्योंकि उनके हर भाषण में हिंसा को उत्साह देने वाली बात निकलती है। तो हमें तो लगता है कि ये उनके सिक्योरिटी गार्ड्स है या उनके जो हैं फॉलोअर्स, शायद वही तोड़फोड़ किए होंगे। और अब ये 2 तस्वीरें देखिए, जहां मतदान केंद्रों में अलग ही तरह का नजारा है। पहली तस्वीर बंगाल के बोलपुर के एक बूथ की है, जहां टीएमसी कार्यकर्ता खुद अपनी मौजूदगी में वोट डलवाता दिखा। यहां लोकतंत्र का बढ़िया मखौल उड़ाया गया। तो दूसरी तस्वीर आसनसोल के जमुरिया विधानसभा की है, जहां बूथ नंबर 199 पर एक नाबालिग ने अपने पिता के सामने उसका वोट डाल दिया। यानी ईवीएम चैम्बर में एक साथ 2 लोग। ये कैसे हुआ, उसे अधिकार किसने दिया, ये तो ममता दीदी की पुलिस ही बताए। इस बच्चे से लेकर पिता तक से पूछा गया कि आखिर एक साथ 2 वोट डालने कैसे गए, तो इन्होंने चुप्पी साध ली। 4 चरणों के बाद ममता बनर्जी के चरण अब उत्तर 24 परगना में 5वें दौर के चुनाव के लिए पहुंचे, जहां वो बीजेपी पर फिर आपत्तिजनक टिप्पणी करती दिखी। काजे मोदी आसছে না, स्लोगान তুলতে হবে, अली गली में सो बीजेपी चोर है। 2024 की चुनाव की लड़ाई में पहली बार राहुल गांधी वर्सेस योगी आदित्यनाथ हुआ। आज दोनों ही नेता रायबरेली में मौजूद थे। रायबरेली सीट से राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली को भले ही गांधी परिवार का गढ़ माना जाता हो, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने इस सीट पर भगवा लहराने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी है। योगी आदित्यनाथ अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो उसमें रायबरेली की सीट को भी वो शामिल कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसा दावा कर रहे हैं तो इसके पीछे है रायबरेली के वो आंकड़े जो कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए फायदेमंद हैं। रायबरेली में लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है। 2009 में कांग्रेस को 72% वोट मिले थे। उस साल यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटें मिली थी। 2014 की अगर बात करें तो रायबरेली का वोट प्रतिशत गिर करके 63% हो गया था और तब यूपी में कांग्रेस की सीट घटकर सिर्फ 2 रह गई थी। इनमें एक अमेठी थी और दूसरी रायबरेली। 2019 में रायबरेली में ग्राफ और गिरकर 56% पर आ गया और तब कांग्रेस यूपी में सिर्फ रायबरेली सीट ही जीत पाई। अब सवाल है कि 2024 में रायबरेली में क्या होगा और यूपी में कांग्रेस का क्या होगा। रायबरेली का गढ़ बचाने के लिए प्रियंका गांधी के साथ साथ राहुल गांधी भी अब रायबरेली आ गए हैं। प्रियंका जहां जहां अपने भाई के लिए घर घर जाकर वोट मांग रही हैं, तो राहुल गांधी चुनावी मंच से रायबरेली की जनता को अपनी दादी और मां की कर्मभूमि बता रहे हैं। देश हित के लिए राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन किसी सीट को किसी परिवार से जोड़ना देश हित में नहीं है। अब की बार
अब की बार 400 पार में रायबरेली भी है ना, है ना। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट को बीजेपी की झोली में डालने के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली के चुनावी मैदान में आ गए हैं। रायबरेली में चुनावी सभा कर मुख्यमंत्री योगी ने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह के लिए वोट मांगे। दिनेश प्रताप सिंह चुनाव जीत करके जाएंगे। सरेनी विधानसभा के सभी मतदाता अपने आशीर्वाद देंगे। रायबरेली की सीट इस बार चुनाव में सबसे हॉट सीट बन गई है। इस सीट पर कांग्रेस का बरसों से कब्जा रहा है और अब की बार यहां से राहुल गांधी उम्मीदवार हैं। इसीलिए रायबरेली का तिलिस्म तोड़ने के लिए खुद मैदान में बाबा आ गए हैं। इसीलिए इनके बुद्धिदाता क्या कहते हैं वर्तमान में? कहते हैं भारत में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। अरे भारत में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा क्या राम मंदिर? रायबरेली में जिस वक्त मंच से योगी आदित्यनाथ गरज रहे थे, करीब करीब उसी वक्त राहुल गांधी भी हेलीकॉप्टर से रायबरेली के चुनावी मैदान में उतरे। 3 मई को नामांकन भरने के 10 दिन बाद राहुल पहली बार रायबरेली में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। उनके साथ बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। राहुल ने रायबरेली में जगह जगह चुनावी सभाएं की। योगी आदित्यनाथ ने सवाल पूछा कि 65 साल में गांधी परिवार ने रायबरेली के लिए क्या किया, तो मंच से राहुल गांधी ने अमेठी और रायबरेली में किए गए कामों को गिना दिया। कांग्रेस की नेत्री का बयान में पढ़ रहा था कल, कह रही थी कि मोदी जी बताएं तो 10 वर्ष में रायबरेली में क्या किया। मैं पूछना चाहूंगा कि 10 वर्ष नहीं, तुमने 65 वर्षों में कांग्रेस ने रायबरेली के लिए क्या किया? रायबरेली में, अमेठी में कितना काम हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लालगंज रेल कोच फैक्ट्री, एनटीपीसी उचाहार थर्मल पावर स्टेशन, एम्स जिसको बीजेपी ने रोका, स्पाइस पार्क जिसको बीजेपी ने रोका, शारदा कनाल, गंगा ब्रिज, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, निफ्ट, एफडीडीआई, ये सब हमने किया। हाईवेज बनाई। रायबरेली की सीट को कांग्रेस गांधी परिवार का गढ़ मानती आई है। 1971 से अब तक 3 बार ही ऐसा हुआ है कि इस सीट पर कांग्रेस के सिवाय किसी दूसरी पार्टी का कब्जा रहा हो। 1977 में बीएलडी से राजनारायण, जबकि 1996 और 1998 में इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया। इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से 2 बार, जबकि सोनिया गांधी 4 बार सांसद रही हैं। इस बार सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए हर चुनावी मंच से वो रायबरेली से अपना भावनात्मक रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने माँ से कहा, माँ वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्म भूमि है और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। जनसभा के दौरान हल्ला गुल्ला होने पर राहुल गांधी लोगों पर भड़क गए। भैया थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, बोलने दीजिए। राहुल गांधी जहां अपने चुनावी दौरों के बीच समय निकालकर रायबरेली में आए हैं, वहीं प्रियंका गांधी अमेठी के साथ साथ रायबरेली में मोर्चा संभाले हुए हैं। भाई की सीट के लिए बहन प्रियंका घर घर जाकर लोगों से बात कर रही हैं। रायबरेली के परिवारों से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। भाजपा ने रायबरेली के लिए क्या किया है, क्योंकि कांग्रेस ने गंगा ब्रिज, रेल कोच फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री, एम्स, निफ्ट, एफडीडीआई, रेल लाइन डबलिंग ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन, 4 लेन फ्रॉम लखनऊ टू रायबरेली, रिंग रोड, 5 नेशनल हाईवे, उन्होंने क्या किया रायबरेली के लिए? आज अगर रायबरेली में एम्स है तो इसका पैसा भी मोदी जी दिए हैं, और ये रेल कारखाना है, इसके आधुनिकीकरण, इसके विस्तारीकरण का पैसा भी मोदी जी दिए हैं। इसके उद्घाटन में मोदी जी स्वयं भी आए थे। रायबरेली में हाथ को हटाकर कमल खिलाने की कोशिश में है बीजेपी। इसी मकसद को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी रायबरेली में पूरा जोर लगा रहे हैं।
एक दिन में पहले ही अमित शाह ने भी रायबरेली में चुनावी जनसभा की थी और मंच से ही गांधी परिवार पर निशाना साधा था। मैं बहन प्रियंका जी का मेरे भाषण में बोला था, उन्होंने कहा मैं मेरे परिवार से वोट मांगने आई हूं। बात तो उनकी सही है। यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है। अमित शाह ने कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे से मुलाकात कर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। रायबरेली में 20 मई को वोटिंग है। उससे पहले राहुल, प्रियंका और योगी और अमित शाह जैसे धुरंधर यहां प्रचार में उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में अब अगली खबर। जब से बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुले हैं, श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ वहां पहुंच रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ के अलावा यमुनोत्री और गंगोत्री में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। यह भीड़ उत्साहित करने वाली कम, लेकिन परेशान करने वाली ज्यादा है। पिछले दिनों यमुनोत्री में भीड़ की डरावनी तस्वीरें जी न्यूज ने आपको दिखाई थी। इसके बावजूद ना तो भीड़ कम हो रही है और ना ही सुविधाएं दुरुस्त हो रही हैं। यमुनोत्री जाने वाले हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। परेशानी है वहाँ पे, असल मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस है। एक लाइन में तो जाना चाहिए। पिट्ठू वालों के लिए व्यवस्था है ना, यात्रियों के लिए व्यवस्था है ना, घोड़े वाले के लिए व्यवस्था है ना, घोड़े के लिए व्यवस्था है। चार धाम जाने का अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो आपको पहले कुछ जानकारियां हासिल कर लेनी चाहिए। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। आपको बता दें, 2 दिन तक आंधी बारिश की वहां चेतावनी दी गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। मौसम की जानकारी को लेकर ही आए, यह कहा गया है, और ठहरने का इंतजाम पहले से ही कर लें। पंक्तियों में ही चलें, तय गाइडलाइंस का पालन करें, यह साफ तौर पर हिदायत दी गई है। अगली खबर का रुख करते हैं और यह खबर है मुंबई से। मुंबई के घाटकोपर में आंधी तूफान से बड़ा हादसा हुआ है। होर्डिंग गिरने से 3 लोगों की वहां जान चली गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। एनडीआरएफ ने 67 लोगों का रेस्क्यू किया है। हादसे की जानकारी मिलने पर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस मौके पर पहुंचे। सीएम ने मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के उपचार सरकारी खर्च पर करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये काफी बड़ा होर्डिंग था। आंधी तूफान की वजह से ये होर्डिंग गिरा। इसकी चपेट में कई लोग आए, लेकिन 3 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जान चली गई। और अब वो जानकारी जिसको जानने के बाद आपको सावधान रहना है। वाईफाई राउटर के जरिए आपके घरों तक इंटरनेट पहुंचाया जाता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खास किस्म के वाईफाई राउटर आपके बैंक अकाउंट तक खाली कर सकते हैं? आपको घबराने की नहीं, सावधान होने की जरूरत है। वाईफाई किस तरीके से बैंक का अकाउंट खाली कर रहा है? सरकारी संस्था कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम यानी कि CERT, इनकी ओर से चेतावनी जारी की गई है, जिसके मुताबिक डिजिसोल वाईफाई राउटर आपकी संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है, जैसे बैंक से जुड़े पासकोड और तमाम सारी चीजें। कमजोर पासकोड अगर होगा, कमजोर पासवर्ड अगर होगा, कमजोर पासवर्ड पॉलिसी की वजह से अटैकर्स आपके पासवर्ड को हासिल कर सकते हैं। ये खामियां कुछ मॉडल्स में मौजूद हैं। कैसे रहें सुरक्षित, अब यह सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले अपने वाईफाई राउटर को अपडेट करें। इसके बाद आपको वाईफाई पासवर्ड
चेंज करते रहना होगा। फिर आपको रिमोट एक्सेस निष्क्रिय करना होगा। इसके बाद आपको राउटर को बदल लेना होगा। यह आपको एहतियात बरतने होंगे। इसी के साथ देश हित में आज इतना ही। देश हित की और खबरें लेकर के कल रात 8 बजे फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।